Hello students. So our today's topic is aggregate demand and its components. It is under book macroeconomics. So but before we start with the concept of aggregate demand and its components, we need to know the meaning of aggregate demand. So बच्चे, what do you mean by aggregate demand? In simple terms, it refers to demand for all goods and services produced in the economy during the period of time, say that is 1 year. हाँ जी बच्चे, सो सी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड हो रही है. एग्रीगेट वर्ड मीन्स टोटल एंड डिमांड मीन्स विच द कंज्यूमर डिमांड, कि हम लोग अगर एज अ कंज्यूमर है, हम लोगों को क्या चाहिए बच्चे? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए. हम जब मिलके उसकी डिमांड करते हैं बच्चे, डैट बिकम्स योर एग्रीगेट डिमांड. और ये जो डिमांड है, हम इसके लिए टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं. इट मे बी 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर आपके पास कितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड हो रही है, उन सब का टोटल मिला के हमारे पास बनता है एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. सो एग्रीगेट डिमांड, इसको अगर हमने स्टडी करना है, इट इज स्टडीड इन रिलेशन टू टू थिंग्स. फर्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल and second is income of the people. I hope it is clear to you. फर्स्ट इज बच्चे जनरल प्राइस लेवल. अगर मैं इसकी स्टडी कर रही हूँ विद जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल के साथ बच्चे इसका रिलेशन क्या होगा? हमें पता है कि प्राइस और डिमांड का आपस में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन. कि अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा, उसकी डिमांड हम लोग क्या करेंगे? कम करेंगे. और अगर प्राइस आपका कम होगा, तो उसकी डिमांड हम क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे. ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है. तो प्राइस लेवल के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन हुआ बच्चे? इनवर्स रिलेशन. इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन. क्योंकि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ेगी बच्चे, तो वो डिमांड भी क्या करेगा? गुड्स पे ज्यादा खर्चा करेगा. और अगर इनकम कम होएगी तो डिमांड क्या करेगा? कम करेगा. ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम. सो एग्रीगेट डिमांड को हमने टू कंसेप्ट्स के साथ स्टडी किया है. फर्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल एंड सेकंड इज इनकम ऑफ पीपल. आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल हेयर. आई एम ऑल्सो मेकिंग बच्चे नोट्स फॉर यू. सो नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी एक और डिफाइन लिखें बच्चे, तो एग्रीगेट डिमांड और क्या होता है? इट इज कंसर्न, इट इज द सम टोटल ऑफ सी एंड आई. सी एंड आई क्या है बच्चे? सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बच्चे देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द कंज्यूमर. ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर. अब एक प्रोड्यूसर है बच्चे, वो किस चीज पे खर्चा करेगा? फॉर एग्जाम्पल ही परचेजेस प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. ये उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और अगर कंज्यूमर डेली गुड्स की डिमांड कर रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, वो उसके लिए क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो एग्रीगेट डिमांड क्या है बच्चे? सम टोटल ऑफ बोथ द एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इसको हम दोनों को सम टोटल करके हमारे पास क्या आती है? एग्रीगेट डिमांड. सो इट इज द सम टोटल ऑफ सी एंड आई that people wish to make corresponding to different levels of income in the economy. कि आपकी इनकम का लेवल चाहे बच्चे जो मर्जी हो, इनकम आपकी कम हो ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका सम टोटल मिलके हमारे पास क्या बनता है? एग्रीगेट डिमांड. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इज इट क्लियर टू यू? So next topic is behavior of aggregate demand, in which we have to study aggregate schedule and aggregate curve. Aggregate schedule and aggregate
demand curve. Aggregate demand schedule and aggregate demand curve. Now let's see बच्चे. Schedule is the table which shows the relation between income and demand. If we are studying aggregate demand schedule, it is a table which shows the relation between income and demand. So in one column we have to take income and another column we have to take aggregate demand. So let's start with income. Income starts with 0, 20, 40, 60 with the gap of 20, 20, 80, 100 and 120. And next is bache, how aggregate demand is in relation to income. It is 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 with a gap of 5, 5. Now bache, what we have to observe through this schedule, there are some observations. And what are these observations? First, कि जब बच्चे आपकी इनकम जीरो होती है तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होता ही होता है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हम लोग करते ही करते हैं. अब ये तो है नहीं आपके पास इनकम नहीं होगी, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी करोगे, फूड शेल्टर क्लोथिंग वो तो आपको चाहिए चाहिए. तो उसके ऊपर एक जो पर्सन है बच्चे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करेगा ही करेगा, उस चीज की डिमांड करेगा ही. सो first observation is कि when your level of income is zero, there is some minimum level of expenditure, and that minimum level of expenditure is known as autonomous consumption. इस लेवल पे बच्चे इनकम जब आपकी जीरो होती है, जब हम जो मिनिमम खर्चा करते हैं उस मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर कहा जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्या कहा जाता है बच्चे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि देयर इज ऑलवेज minimum level of consumption or expenditure in the economy. Even when income is zero, कि चाहे आपकी इनकम बच्चे जीरो क्यों ना हो, आपको मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता ही होता है, और ये हमने इस टेबल से शो करना है. सो दस कि जब हमारे पास इनकम थी जीरो तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कितनी थी? 30. सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज बच्चे कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है एग्रीगेट डिमांड भी हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है कि पर्सन का इनकम लेवल बढ़ेगा बच्चे तो वो अपना खर्चा भी ज्यादा करेगा, ठीक है ना, ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम. सो बच्चे इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. सो सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास इसका रिलेशन का कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, thus aggregate demand is positively related to income. तो दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ बच्चे? पॉजिटिव रिलेशन. थर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, aggregate demand lags behind income. Thus, when income is 60, aggregate demand is 45. Likewise, when income is 80, aggregate demand is 50. हाँ जी बच्चे, टेबल से देखो, पहले हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमारी इनकम थी 0 और एग्रीगेट डिमांड था 30. सेकंड में 20 होगी बच्चे इनकम और एग्रीगेट डिमांड हो गया 35. मतलब पहले आपके 3 स्टेजेस अगर देखी जाए बच्चे तो उसमें क्या है? आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है देन इनकम. एग्रीगेट डिमांड आपकी ज्यादा है बच्चे, आप क्या कर रहे हो? डिमांड ज्यादा कर रहे हो, इनकम आपकी कम है. उसके बाद क्या होना शुरू हो गया बच्चे? लाइक मैंने एग्जांपल ली, 60 जब आपकी इनकम थी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड हो गई 45. इट मीन्स आपकी एग्रीगेट डिमांड बच्चे कम है इनकम से. ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बच्चे आपके सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद क्या होता है, लोग अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करना शुरू कर देते हैं. कि मतलब अगर उनकी टोटल इनकम 60 है तो अगर वो 45 की डिमांड कर रहे हैं तो 15 रुपीज वो क्या कर रहे हैं बच्चे? सेविंग में लगा रहे हैं. ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑफ इनकम वो क्या करना शुरू हो जाते हैं बच्चे? सेव करना शुरू हो जाते हैं. ये तो है नहीं कि आप सारे की सारी इनकम को क्या करोगे? स्पेंड कर दोगे.
ठीक है ना, तो आपको एज अ सेविंग भी अपने पास रखना होता है। तो आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, कहते हैं एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है इनकम से। एंड दैट इज द थर्ड पॉइंट मीनिंग, ठीक है ना, कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड इनकम, कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम से कम होती है, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। रीजन बीइंग, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर टोटल इनकम, बिकॉज people start saving a part of their total income. So these are three observations from this schedule बच्चे। फर्स्ट क्या था हमारे पास कि ऑलवेज देर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे इनकम आपकी जीरो क्यों ना हो, मिनिमम लेवल ऑफ खर्च एक्सपेंडिचर आप करोगे करोगे। दूसरा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है कि इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। एंड थर्ड इज बच्चे आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है बच्चे, कम होनी शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू इनकम, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग देयर पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब ये जो हमने टेबल बनाया है इसकी हमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन करनी है बच्चे, एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन से हमें पता लगेगा एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनता है। ठीक है, तो हम इस कर्व को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओ एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे ओ वाई एक्सिस की। एट ओ एक्स एक्सिस वी हैव टू टेक इनकम and on OY axis we have to take aggregate demand. So गैप ले लो बच्चे इसमें 2020 का, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, एंड सेकेंड इधर आप गैप ले लो 20, देन 40 एंड देन 60 का। नाउ बच्चे देखो, अगर मैं सिंपल मैंने विदाउट डाटा कर्व ड्रॉ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर सपोज करो मेरे पास डाटा नहीं है और तब भी मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व पता लगाना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, थ्रू दिस डाटा। बच्चे आपको पता है कि इनकम भी आपकी बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, सिर्फ फर्क क्या होता है, जो इनकम है बच्चे वो स्टार्ट होती है जीरो से, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कि हमारी इनकम चाहे जीरो हो लेकिन हम कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर करेंगे ही करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड कैन नॉट बी जीरो बच्चे, तो इनकम आपका जीरो से कब स्टार्ट होगा और एग्रीगेट डिमांड आपका कुछ उससे अबव से स्टार्ट होगा। तो मतलब अगर मैं इसको रफ में ड्रॉ करूं, मुझे पता है दोनों डाटा ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं, इनकम का कर्व जो है वो जीरो से स्टार्ट करना है हमने, और ये बनेगा इंक्रीजिंग वे में, तो मतलब अपवर्ड फॉर्म में बनेगा। तो ये मेरा बन गया बच्चे इनकम का कर्व, ठीक है। इसके बाद हमने अगर एग्रीगेट डिमांड का कर्व देखना है बच्चे, एग्रीगेट डिमांड अगर मैंने आपको बताया कि किसके इक्वल होता है, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चे इसमें, इट इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड आपका 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कुछ 30 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होगा, फ्रॉम हेयर 20 to 40 के बीच में लाई करेगा 30, तो ये हमारा कर्व यहां से स्टार्ट होगा, और ये भी बच्चे इंक्रीजिंग वे में बनेगा। तो ये मेरा बन गया एग्रीगेट डिमांड का कर्व। चाहे तो आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो बारी बारी पॉइंट्स प्लॉट कर लो, अदरवाइज आप क्या करो बच्चे, इसको सिंपल रफ में ऐसे ड्रॉ कर लो, आपको पता लग जाएगा कि कर्व हमारा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनना है। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे, एग्रीगेट डिमांड और इनकम आपकी इक्वल होगी, वो पॉइंट होता है बच्चे इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड फ्रॉम द टेबल यू कैन सी कि आपकी इनकम और एग्रीगेट डिमांड कहां पे इक्वल हो रही है बच्चे, व्हेन योर इनकम इज 40 एंड एग्रीगेट डिमांड इज 40, तो मतलब दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है बच्चे। सो दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व। इससे हमने कर्व पता लगाया बच्चे कि कर्व हमारा कैसे बनता है, दिस कर्व इज द अपवर्ड स्ट्रेटिंग स्ट्रेट लाइन, राइट। सो ये हो गया बच्चे आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व। आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल हेयर। So next topic is components of aggregate demand.
यस बच्चे, देखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चे, वी हैव टू डिस्कस इट अंडर टू इकोनॉमीज. फर्स्ट इज अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी. इसके कंपोनेंट्स को हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे, अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज अंडर ओपन इकोनॉमी. फर्स्ट इज बच्चे इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एज वेल एज ओपन इकोनॉमी. हाँ जी बच्चे, क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी जिसके अंदर आपके पास बाहर का फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है. एंड ओपन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी जिसमें बाहर का फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बाहर अब्रॉड की बात भी करते हैं, और अगर हम नहीं कर रहे उसकी बात तो बच्चे वो हमारी कौन सी इकोनॉमी मानी जाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी. एंड अ क्लोज्ड इकोनॉमी कैन बी अ 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी. In a closed economy, we have to study as a 2 sector and 3 sector economy. हाँ जी बच्चे, if we consider 2 sector economy, then 2 sector economy, closed economy कौन सी मानी जाती है, which consist of 2 sectors. कौन कौन से 2 sectors होते हैं बच्चे, first is household sector and second one is producer sector. These 2 sectors are involved under 2 sector economy. पहला है हाउसहोल्ड सेक्टर बच्चे और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर. अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम, तो एग्रीगेट डिमांड बच्चे किसके इक्वल होती है, अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में बात करें, वो खर्चा जो एक हाउसहोल्ड करता है और वो खर्चा जो एक प्रोड्यूसर करता है. जो खर्चा बच्चे हम जैसे हाउसहोल्ड करते हैं उस खर्चे को कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है. और जो एक्सपेंडिचर आपका प्रोड्यूसर करता है बच्चे उस खर्चे को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो एग्रीगेट डिमांड आपका किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई के. सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो बच्चे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के. मींस कि जो एक्सपेंडिचर आपका एक हाउस होल्ड कर रहा है और जो एक्सपेंडिचर आपका एक प्रोड्यूसर कर रहा है, वो दोनों एक्सपेंडिचर मिलके आपके बनाते हैं बच्चे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है. इसके बाद देखो बच्चे आपके पास आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी के बाद है 3 सेक्टर इकोनॉमी. सो 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है बच्चे, फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड सेक्टर इज प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर. 3 सेक्टर्स आपके कैसे बनते हैं बच्चे, 2 तो आपके सेम वही रहेंगे, एक हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर. थर्ड कौन सा बनता है बच्चे, आपके पास बनता है गवर्नमेंट सेक्टर का, ठीक है. तो तीनों सेक्टर्स मिला के आपके पास बनती है 3 सेक्टर इकोनॉमी. तो इसके अंडर अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड आपका किसके इक्वल होता है बच्चे, इट इज इक्वल टू वो खर्चा जो एक हाउस होल्ड करता है, वो खर्चा वो एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर करता है बच्चे, एंड दैट एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. तो 3 आपके पास आ जाएंगे, सी तो आएगा ही आएगा, प्लस आई, प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाता है बच्चे जी, एंड जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I stands for investment expenditure and G stands for government expenditure. तो ये हमारे पास 3 एक्सपेंडिचर आते हैं बच्चे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट अंडर 3 सेक्टर इकोनॉमी. तो ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के इस सेक्टर के अंडर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास ओपन इकोनॉमी. इन अ ओपन इकोनॉमी, इफ वी टॉक अबाउट ओपन इकोनॉमी बच्चे, ओपन इकोनॉमी मैंने आपको बताया वो इकोनॉमी जिसके अंदर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. नाउ इन एन ओपन इकोनॉमी बच्चे देयर आर 4 सेक्टर्स. अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो ओपन इकोनॉमी में हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स. In 4 sectors we have, first one is same household sector, second one is producer sector,
थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, and fourth is rest of the world sector. So these are 4 sectors under ओपन इकोनॉमी बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो एडिशनल सेक्टर ऐड हुआ दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। और अगर हम देखा जाए बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मींस द फॉरेन सेक्टर, उसके साथ हमारी कौन कौन सी डीलिंग्स होती हैं बाहर से। अगर बच्चे हम देखें तो हम यहाँ तो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, सी दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस आई दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ वन इज बच्चे एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। दिस इज एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट्स हमने बच्चे एक ऐड कर देना है इसमें, तो हमारे पास ये 4 सेक्टर्स की इकोनॉमी बनती है, सी प्लस आई प्लस जी plus net exports, that becomes your aggregate demand components in an open economy. I hope it is clear to you. Next topic is बच्चे consumption function. Now as we know बच्चे consumption is an important component of aggregate demand. In simple terms, if we study, consumption is an important component of aggregate demand. If we study बच्चे aggregate demand, तो aggregate demand को हम अगर हम study करते हैं तो हम ये कहते हैं कि या तो हम कोई खर्चा करेंगे, expenditure करेंगे मतलब consumption करेंगे, या हम उसको क्या करेंगे पैसे को सेव करेंगे। कि जो भी हमारे बच्चे आपके पास इनकम होती है उस इनकम को हम क्या करते हैं या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बच्चे कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है बच्चे आपके पास, कंजम्पशन फंक्शन हमें बताता है रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम is known as consumption function. कंजम्पशन फंक्शन बच्चे क्या हुआ, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि इनकम और कंजम्पशन में आपस में कैसा रिलेशन है बच्चे, उस फंक्शनल रिलेशनशिप को कहा जाता है, उस कंसेप्ट को कहा जाता है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। एज वी नो कि कंजम्पशन फंक्शन का अगर क्या है आपस में रिलेशन होता है इनकम और कंजम्पशन का, इनकम अगर बढ़ेगी बच्चे तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है। वी हैव टू स्टडी इट थ्रू द टेबल। टेबल हमें बताएगा बच्चे इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन। इन वन कॉलम देयर इज इनकम, इन अनदर कॉलम देयर इज कंजम्पशन। इनकम स्टार्ट्स विद 0, 50, 100 and 150 and consumption starts with 20, 60, 100 and 40, 140. So there is a gap between 50-50 और कंजम्पशन में गैप हमने लिया 40-40 का। तो बच्चे देखो कंजम्पशन फंक्शन में हमने रिलेशन स्टडी करना है इनकम और कंजम्पशन का, ठीक है। सो इनकम हमारी इंक्रीज कर रही है, कंजम्पशन भी हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सेम वही पॉइंट्स बच्चे जो हमने पहले स्टडी किए थे ये वाले इनकम और एग्रीगेट डिमांड के, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंजम्पशन, ठीक है। तो अगर हम कंजम्पशन भी स्टडी कर रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो जो ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ स्टडी करी थी सेम ऑब्जर्वेशंस बच्चे यहाँ पे आएंगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि चाहे आपकी इनकम 0 क्यों ना हो, कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोग करते ही करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास यही आएगा बच्चे कि देयर इज मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड आपके पास क्या आएगा बच्चे कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होएगी कंजम्पशन भी आपकी क्या होएगी इंक्रीज होएगी ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम। एज इनकम increases consumption also increases. Consumption also increases due to positive relation between them. थर्ड आता है बच्चे आपके पास, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज कि जिस रेट पे आपकी इनकम बढ़ेगी बच्चे उस रेट से आपकी कंजम्पशन नहीं इंक्रीज होएगी, क्योंकि आपको पता है देखो बच्चे जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ेगी सारा का सारा तो आप कंज्यूम करोगे नहीं,
आप अपने पास कुछ सेव करके भी रखोगे। तो कहते हैं रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीजेस, वो रेट हमेशा क्या होगा, कम होगा बच्चे, किस रेट से, इनकम के रेट से। वो कैसे पता लगेगा कि देखो बच्चे यहाँ पे आपके पास गैप है 40-40 का और यहाँ पे गैप आ रहा है 50-50 का, तो मतलब आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है 50 से, कंजम्पशन आपकी इंक्रीज कर रही है 40 से, तो रेट कंजम्पशन का हमेशा क्या होगा बच्चे, कम होगा इनकम से। तो हम थर्ड ऑब्जर्वेशन ये लिखेंगे कि द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीजेस is lower than the rate at which income increases. So this is the third most important observation under this consumption function. I hope it is clear to you. So this was all about today. I hope if you have any doubt or query बच्चे, just message me or just text me or just comment in the text box. Thank you and have a nice day.